हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं जल प्रदूषण के कारण के बारे में। जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? तो पहला कारण है रोगजनक। सबसे ज़्यादा गंभीर जल प्रदूषण रोगों के कारकों को रोगजनक कहा जाता है। सबसे ज़्यादा गंभीर जल प्रदूषक रोगों के कारकों को रोगजनक कहा जाता है। रोगजनकों में जीवाणु एवं अन्य जीव हैं जो घरेलू सीवेज एवं पशु अपशिष्ट द्वारा जल में प्रवेश करते हैं। मानव अपशिष्ट में एशेरिकिया कोली, स्ट्रेप्टोकाकस फैकलिस आदि जीवाणु होते हैं जो जठरांत बीमारियों के कारण होते हैं। ठीक है, तो जल प्रदूषण का पहला कारण है रोगजनक। सबसे ज़्यादा गंभीर जल प्रदूषक रोगों के कारकों को रोगजनक कहा जाता है। रोगजनकों में जीवाणु एवं अन्य जीव हैं जो घरेलू सीवेज एवं पशु अपशिष्ट द्वारा जल में प्रवेश करते हैं। मानव अपशिष्ट में एशेरिकिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकाकस फैकलिस आदि जीवाणु होते हैं जो जठरांत बीमारियों के कारण होते हैं। दूसरा जो जल प्रदूषण का कारण है वह है आपका कार्बनिक अपशिष्ट। अन्य मुख्य जल प्रदूषक कार्बनिक पदार्थ जैसे कि पत्तियां, घास, कूड़ा करकट आदि हैं, वे जल को प्रदूषित करते हैं। जल में पादप प्लकों की अधिक बढ़ोतरी से जल प्रदूषण का एक कारण होता है। जल में पादप प्लकों की अधिक बढ़ोतरी भी जल प्रदूषण का एक कारण है। बैक्टीरिया की बृहद संख्या जल में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करती है। बैक्टीरिया की बृहद संख्या जो है जल में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करती है। यह जल में विलेय ऑक्सीजन का उपभोग करती है। जीवाणुओं की बृहद संख्या जल में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करती है। यह जल में विलेय ऑक्सीजन का उपभोग करती हैं। जल विलयन में घुलित ऑक्सीजन सीमित होता है। जल विलयन में घुला हुआ ऑक्सीजन की मात्रा जो है सीमित होती है। ठंडे जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 10 ppm तक हो सकती है। ठंडे जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 10 ppm तक हो सकती है, जबकि वायु में यह करीब 2 लाख ppm तक होती है। वायु में इसकी मात्रा 2 लाख ppm तक होती है, जबकि ठंडे जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 10 ppm होती है। यही कारण है कि जल में कार्बनिक पदार्थों को अपघटित होने की थोड़ी सी मात्रा भी, ठीक है, जल में कार्बनिक पदार्थ के अपघटित होने की थोड़ी सी मात्रा भी इसमें ऑक्सीजन का क्षय कर सकती है। जल में घुलित ऑक्सीजन जलीय जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 6 ppm से नीचे आ जाए तो मछलियों का विकास रुक जाता है। ठीक है, यदि जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता जो है 6 ppm से कम हो जाए तो मछलियों का विकास रुक जाता है। जल में ऑक्सीजन या तो वातावरण या कई जलीय पौधों द्वारा दिन में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम से पहुंचती है। ठीक है, तो जल में ऑक्सीजन जो है या तो वातावरण से या फिर कई जलीय पौधों द्वारा दिन में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम से पहुंचती है। आप पढ़ रहे हैं जल प्रदूषण के कारण के बारे में। आपको बताया गया पहला कारण रोगजनक। सबसे ज़्यादा गंभीर जल प्रदूषक रोगों कारकों को रोगजनक कहा जाता है। रोगजनकों में जीवाणु और अन्य जीव हैं जो घरेलू सीवेज और पशु अपशिष्ट द्वारा जल में प्रवेश करते हैं। मानव अपशिष्ट में एशेरिकिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकाकस फैकलिस आदि जीवाणु होते हैं जो जठरांत बीमारियों के कारण होते हैं। दूसरा जो जल प्रदूषण का कारण है वह कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं। अन्य मुख्य जल प्रदूषक कार्बनिक पदार्थ जैसे कि पत्तियां, घास, कूड़ा करकट आदि हैं, वे जल को प्रदूषित करते हैं। जल में पादप प्लकों की अधिक बढ़ोतरी भी जल प्रदूषण का एक कारण होता है। बैक्टीरिया भी बड़ी संख्या, ठीक है, बैक्टीरिया की बड़ी संख्या जल में कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करती है। यह जल में विलेय ऑक्सीजन का यूज करती है।
जल विलयन में घुलित ऑक्सीजन सीमित होता है। ठंडे जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 10 ppm तक होती है, जबकि वायु में यह करीब 2 लाख ppm होता है। यही कारण है कि जल में कार्बनिक पदार्थ के अवघटित होने की थोड़ी सी मात्रा भी इसमें ऑक्सीजन का क्षय कर सकती है। जल में घुलित ऑक्सीजन जलीय जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 6 ppm से नीचे हो जाए तो मछलियों का विकास रुक जाता है। जल में ऑक्सीजन या तो वातावरण या कई जलीय पौधों द्वारा दिन में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम से पहुंचती है। रात में प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। रात में प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है, परंतु पौधे श्वसन करते रहते हैं, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन कम हो जाती है। घुलित ऑक्सीजन सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण में भी उपयोग में ले जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो ऑक्सीजन है यह या तो वातावरण से या कई जलीय पौधों द्वारा दिन में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम से पहुंचती है। रात में प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है, परंतु पौधे श्वसन करते रहते हैं, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन कम हो जाती है। घुलित ऑक्सीजन सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण में भी उपयोग में ली जाती है। यदि जल में बहुत अधिक कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाएं तो उपलब्ध सारी ऑक्सीजन यूज हो जाएंगी। यदि जल में बहुत अधिक कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाएं तो उपलब्ध सारी ऑक्सीजन यूज हो जाएंगी, उपभोगित हो जाएंगी। इसका परिणाम ऑक्सीजन आश्रित जलीय जीवन की मृत्यु हो जाएगी। ऑक्सीजन आश्रित जो जलीय जीव हैं वह मरने लगेंगे। इस प्रकार अवायु जीवाणु जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, कार्बनिक अपशिष्ट का विखंडन आरंभ कर देते हैं। ठीक है, कार्बनिक अपशिष्ट का विखंडन जो है वह अवायु जीवाणुओं के द्वारा होने लगेगा, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। इससे दूषित गंध वाले रसायन उत्पन्न होंगे, इससे बदबू करने वाले रसायन उत्पन्न होंगे जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। वायु जीवाणु अर्थात वायु ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले जीवाणु इन कार्बनिक अपशिष्टों का विघटन करके जल को ऑक्सीजन रहित कर देते हैं। ठीक है, वायु जीवाणु जो है इन कार्बनिक अपशिष्टों का विघटन करके जल को ऑक्सीजन रहित कर देते हैं। अतः जल के एक नमूने के निश्चित आयतन में एक सैंपल एक नमूने के निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को विखंडित करने के लिए जीवाणु द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन को जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहा जाता है, BOD कहा जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। जल के एक नमूने के निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को विखंडित करने के लिए जीवाणुओं द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन को जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहा जाता है। अतः जल में BOD की मात्रा कार्बनिक पदार्थ को जैविक रूप में विखंडित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होगी। ठीक है, जल में BOD की मात्रा जो होगी वह कार्बनिक पदार्थ को जैविक रूप में विखंडित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होगी। स्वच्छ जल की BOD का मान 5 ppm से कम होता है। स्वच्छ जल के BOD का मान 5 ppm से कम होता है, जबकि अत्यधिक प्रदूषित जल में यह 17 ppm या इससे अधिक होता है। तो स्वच्छ जल के लिए BOD का मान 5 ppm से कम होता है, जबकि अत्यधिक प्रदूषित जल में यह 17 ppm या इससे अधिक होता है। आप पढ़ रहे हैं जल प्रदूषण के कारण के बारे में। पहला कारण आपने देखा रोगजनक, दूसरा कार्बनिक अपशिष्ट। अब तीसरा देखते हैं रासायनिक प्रदूषक के बारे में। हम जानते हैं कि जल एक अच्छा विलायक है। जल जो है एक अच्छा विलायक है। जल में विलेय अकार्बनिक रसायन जिनमें भारी धातु जैसे कि कैडमियम, मरकरी, निकेल आदि शामिल हैं, महत्वपूर्ण प्रदूषक में आते हैं।
जल एक अच्छा विलायक है। जल में विलेय अकार्बनिक रसायन जिसमें भारी धातु महत्वपूर्ण प्रदूषकों में आते हैं। ये सभी धातुएं हमारे लिए हानिकारक हैं क्योंकि हमारा शरीर इन्हें विसर्जित नहीं कर सकता है। ये भारी धातुएं जो हैं हमारे लिए हानिकारक हैं क्योंकि हमारा शरीर इन्हें विसर्जित नहीं कर सकता है। समय के साथ साथ इनकी मात्रा स्वीकार्य सीमा से ऊपर चली जाती हैं। समय के साथ साथ इनकी मात्रा जो है स्वीकार्य सीमा से अधिक हो जाती हैं, ऊपर चली जाती हैं। तब ये प्रदूषक धातुएं वृक्कों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, लीवर आदि को नुकसान पहुंचाते हैं। खदानों के सीवेज से प्राप्त अम्ल, खदानों के सीवेज से प्राप्त अम्ल जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल एवं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले लवण जिनमें ठंडे मौसम में हिम एवं बर्फ को पिघलाने वाले लवण, सोडियम और कैल्शियम क्लोराइड शामिल हैं, जल में विलेय प्रदूषक होते हैं। ठीक है। खदानों के सीवेज से प्राप्त अम्ल जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल एवं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त लवण जिनमें ठंडे मौसम में बर्फ, हिम और बर्फ, ठीक है, को पिघलाने वाले लवण, सोडियम और कैल्शियम क्लोराइड आदि हैं जो जल में विलेय प्रदूषक होते हैं। प्रदूषित जल में पाए जाने वाले अन्य समूह कार्बनिक रसायन हैं। प्रदूषित जल में पाए जाने वाले अन्य समूह जो हैं कार्बनिक रसायन हैं। पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कि समुद्र में बड़े तेल बहाव जल के कई स्रोत को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषित जल में पाए जाने वाले अन्य समूह कार्बनिक रसायन हैं। पेट्रोलियम उत्पाद जैसे समुद्र में बड़े तेल बहाव जल के कई स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। दूसरे गंभीर प्रभाव वाले कार्बनिक यौगिकों में कीटनाशक आता है जो स्प्रे द्वारा बहकर भूमि के नीचे आते हैं। विभिन्न प्रकार के औद्योगिक रसायन जैसे कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल जो विलायक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अपमार्जक एवं उर्वरक भी जल प्रदूषकों की श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के औद्योगिक रसायन जैसे पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल जो विलायक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अपमार्जक एवं उर्वरक भी जल प्रदूषकों की श्रेणी में सम्मिलित हैं। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल संभावित कैंसर जन्य हैं, कैंसर पैदा करने वाले हैं। आजकल उपलब्ध अधिकांश अपमार्जक जैव अपघटनी हैं। ठीक है। आजकल जो हैं उपलब्ध अधिकांश अपमार्जक हैं जो जैव अपघटनी हैं, फिर भी इनका उपयोग अन्य समस्याएं उत्पन्न करती हैं। अपघटित करने वाले जीवाणु इन अपमार्जकों से भोजन प्राप्त करके तेजी से बढ़ते हैं। अपघटित करने वाले जीवाणु जो हैं इन अपमार्जकों से भोजन प्राप्त करके तेजी से बढ़ते हैं। बढ़ोतरी करने में वे जल में उपस्थित समस्त ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, उपयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन के कमी के कारण जलीय जीवन के अन्य रूप जैसे मछलियां और पौधे मर जाते हैं। उर्वरकों में फास्फेट योगज के रूप में होते हैं। उर्वरकों में फास्फेट जो है योगज के रूप में होते हैं। जल में फास्फेट का योग शैवाल की बढ़ोतरी में सहयोग करता है। जल में फास्फेट का योग जो है शैवालों की बढ़ोतरी में सहयोग करता है। शैवाल की यह प्रचुर बढ़ोतरी जलीय सतह पर ढक लेती है। शैवाल की यह प्रचुर बढ़ोतरी जो है जलीय सरफेस को, जलीय सतह को ढक लेती है तथा जल में ऑक्सीजन की सांद्रता बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण अवायवीय परिस्थिति उत्पन्न होने से दुर्गंध युक्त सड़न पैदा होती है एवं जलीय जंतुओं की मृत्यु का कारण बनती है। इस प्रकार यह पुष्प कुंज ग्रस्त जल अन्य जीवों की वृद्धि को रोकता है। जल निकायों में पौष्टिक अभिवृद्धि फलस्वरूप ऑक्सीजन के कमी के कारण सुपोषण कहा जाता है। जल निकायों में पौष्टिक अभिवृद्धि फलस्वरूप ऑक्सीजन की कमी के कारण सुपोषण कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है।
तो इस तरह आप देख रहे हैं कि उर्वरकों में फास्फेट योगज के रूप में होते हैं। जल में फास्फेट का योग शैवालों की बढ़ोतरी में सहयोग देता है। शैवाल की यह प्रचुर बढ़ोतरी जो है जली सतह को ढक लेती है तथा जल में ऑक्सीजन की सांद्रता को बहुत कम कर देती है, जिसके कारण अवायवीय परिस्थिति उत्पन्न होने से दुर्गंध युक्त सड़न पैदा होता है। यह जली जंतुओं के मृत्यु का कारण बनती है। इस प्रकार यह पुष्पकुंजग्रस्त जल अन्य जीवों की वृद्धि को रोकता है। जल निकायों में पौष्टिक अभिवृद्धि फलस्वरूप ऑक्सीजन की कमी के कारण सुपोषण करते हैं, यूट्रिफिकेशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह थे जल प्रदूषण के कारण के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां जल के अंतर्राष्ट्रीय मानक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।